जी, स्क्रीन भी आप सबको विजिबल है, बिल्कुल दिख रही है? जी सर। ठीक है। तो आज हम लोग न्यू यूनिट शुरू कर रहे हैं, कम्युनिकेशन की यूनिट। ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा लफ्ज है, आप सभी लोग सुनते हैं, आप सभी लोग बोलते हैं, खास तौर से कहेंगे कि मतलब आप लोग बोलते हैं ना कि इस तरीके से मेरा उनसे कम्युनिकेशन चल रहा था, या मैं उनसे कम्युनिकेट कर रहा था या कर रही थी। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? यानी कम्युनिकेशन एक ऐसी टॉपिक है, हमें इसको पढ़ना भी है, समझना भी है, क्योंकि ये हमारे कोर पेपर के अंदर जो हमारा मेन पेपर है उसमें एक पूरी टॉपिक बना दी गई है कम्युनिकेशन की। तो इसके कुछ स्ट्रक्चर्ड कुछ रूल हैं, कम्युनिकेशन की कुछ मॉडल हैं, कम्युनिकेशन के कुछ बैरियर हैं। यानी बैरियर उसको बोलते हैं कौन कौन सी चीजें जो हमारे कम्युनिकेट करने में रुकावटें पैदा करती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हमारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोग कम्युनिकेशन का पीवाईक्यूज देखेंगे तो ज्यादातर जो फोकस किया जाता है क्वेश्चन बनाने में, कम्युनिकेशन के मॉडल पे क्वेश्चन बनता है। इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर कुछ बैरियर होते हैं। ठीक है। यानी उन बैरियर पे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन अक्सर बेशतर आता है, क्लासरूम का जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा होना चाहिए। जैसे बैरियर में हमारे बहुत से टाइप हैं, हमारे फिजिकल बैरियर है, हमारे साइकोलॉजिकल बैरियर हैं, हमारे इन्वायरमेंट के बैरियर होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बैरियर होते हैं, कल्चर के बैरियर होते हैं। यानी अगर हम किसी कल्चर में जाते हैं बातचीत करने के लिए तो हमारे अंदर कौन सी रुकावटें आती है कि हम उनकी बातों को नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो बैरियर है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस टॉपिक को अगर हम पढ़ेंगे और इस एतबार से हम पढ़ें कि मतलब हमें पढ़ना है, हम लोग पीएचडी करना चाहते हैं, हमें आगे जाकर लेक्चरर बनना है, तो हमें अपने अंदर कम्युनिकेशन की वो सलाहियत लानी चाहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन से ही हर बंदा हर एक टीचर को भांप लेता है, या फिर सामने वाले को जज कर लेता है कम्युनिकेट करते हुए कि यानी इसके अंदर इसकी जो पर्सनालिटी है क्या है, किस तरीके से बात करता है, बात करने का तरीका कैसा होना चाहिए। ये कहीं ना कहीं ज्यादा मैटर करता है आपकी नॉलेज से ज्यादा। आपके अंदर हजारों नॉलेज है, वो एक तरफ है, लेकिन अगर आपके पास कम्युनिकेशन करने का तरीका नहीं है कि आप बच्चों को किस तरीके से इन्वॉल्व करते हो, बच्चे को किस तरीके से आप इंगेज करते हो पढ़ने के लिए, तो फिर आपके पास नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। कम्युनिकेशन को पढ़ते हुए हमें अपनी जिंदगी में अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है। तो हम लोग जैसे हमारा ये जो कोर्स है, हम लोग उसको पीवाईक्यूज के जरिए, क्वेश्चन के जरिए करते हैं। यानी उसमें जो भी कंसेप्ट आएंगे उसको हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, और कुछ जो हमारी मेन मेन चीजें हैं उसको भी हम इसके अंदर कवर करेंगे, ताकि हमारा ओवरऑल ये हो जाएगी, यानी कम्युनिकेशन हमने सीख लिया, समझ लिया। ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं कि व्हाट इज द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या? यानी कि कम्युनिकेशन इज पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और शेयरिंग ऑफ आइडियाज फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। ठीक है। तो जैसे हमें मालूम है कि अगर हम कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारा मेन पर्पस वही होता है कि जो बात हम कह रहे हैं वो रिसीवर को पहुंच जाए। ठीक है। जैसे अभी मैं आपसे जो कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं एज अ सेंडर आपको कोई बात, कोई आइडियाज, कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। आप क्या हो? रिसीवर हो, ताकि आपको वो बात पहुंच जाए। लेटिन वर्ड, लेटिन वर्ड उसको बोलते हैं कि यानी ये इटली की एक तरीके से इंसिएंट लैंग्वेज है, यानी पुरानी लैंग्वेज है। तो उसमें एक लफ्ज था कम्युनिकेयर। तो कह रहे हैं कम्युनिकेयर का माना क्या होता है? शेयर करना। एंड अदर लेटिन वर्ड कम्युनिकिस मीन्स क्या होता है? कॉमन। ये भी आप अगर पीवाईक्यूज को देखेंगे, पुराने पीवाईक्यूज को देखेंगे, तो वहां पर इस तरीके के क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है। तो कम्युनिकेयर मीन्स क्या होता है? शेयर करना। कम्युनिस मीन होता है कॉमन। तो यानी कॉमन क्यों बोला जाता है? क्योंकि कम्युनिकेशन एक कॉमन चीज है, हर कोई बंदा, छोटे से बड़ा से लेकर हर कोई बंदा क्या करता है? कम्युनिकेशन करता है, लैंग्वेज के इस्तेमाल करता है, बोलता है। सो द एम ऑफ शेयरिंग द आइडियाज टू स्टेब्लिश अ कॉमन विथ रिसीवर। तो इसका मतलब वही है कि यानी एक कॉमन चीज है, कोई भी बात आप किसी को बोलना चाहते हो तो उसके लिए एक सेंडर होगा, सामने वाला जो होगा वो आपका रिसीवर बनेगा, ताकि आप अपनी बात को सामने वाले के सामने डिलीवर कर सके और वो आपकी बात को समझ सके। ठीक है। From the definition of the Oxford Dictionary, communication is the transfer of conveying of the meaning। तो इसमें भी यही बात कही जा रही है कि कम्युनिकेशन का माना क्या होता है? मीनिंग को ट्रांसफर करना, यानी किसी बात को सामने वाले को पहुंचाना। ठीक है। एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा। जैसा अभी मैं सेंडर बन रहा हूँ, आप लोग क्या है? रिसीवर है। मैं अपनी बात को आपके सामने कन्वर्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द कम्युनिकेशन चैनल, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल हम लोग समझते हैं कि वर्बल होता क्या है। तो कम्युनिकेशन में अगर देखा जाए पूरा खेल इन्हीं दो पे फिट होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जहां पर हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम वर्ड का इस्तेमाल करते हैं बोलने के लिए। जैसे अभी मैं ये जो आपको बोल रहा हूँ, ये मेरा क्या है? ये मेरा वर्बल कम्युनिकेशन है। एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हम किसको बोलते हैं? जहां पर हम जुबान या वर्ड के इस्तेमाल के साथ साथ हम जेस्चर यानी इशारा किनाया का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप देखेंगे क्लासरूम के अंदर टीचर होता है, ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा रहता है,
तो वो आपको बोलता भी है और अपने हाथ से इशारा भी करता है, ठीक है, सर से इशारा करता है, आंख से इशारा करता है, मुंह हिलाता है, इस तरीके से वो आपको समझाता है, वो आपका क्या हो जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो अगर इस तरीके से आप देखेंगे, अगर टीचर क्लासरूम में सिर्फ वर्बल यानी हाथ इस तरीके से बांध के खड़ा है और सिर्फ ब्लैक बोर्ड के सामने आपको समझा रहा है, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं वो चीजें अच्छे से नहीं समझ में आएंगी जब तक वो नॉन वर्बल का इस्तेमाल नहीं करेगा, यानी अपने हाथ का इस्तेमाल नहीं करेगा, सर को नहीं हिलाएगा, आपसे पूछेगा नहीं, इधर से उधर नहीं होगा। क्योंकि इसी वजह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वर्बल कम्युनिकेशन से कहीं ज्यादा बेटर माना जाता है, क्योंकि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हम अगर एक्ट करके बच्चों को समझाते हैं तो वो चीजें अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि इन द वर्बल कम्युनिकेशन इज अ मैसेज इज ट्रांसमिटेड ऑरली थ्रू द वर्ड्स, और इसकी एक मतलब टर्म यहाँ पर रखी जाती है किस, जिसका फुल फॉर्म है कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। यानी वर्बल कम्युनिकेशन में क्या है कि हम जुबान का इस्तेमाल करते हैं, हम वर्ड का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन करते हैं, और हमारा जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो सिंपल वे में होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्ट वे में होना चाहिए, यानी मुख्तसर वे में होना चाहिए, ज्यादा लफ्फाजी वाला कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि रिटन कम्युनिकेशन इज अ टाइप ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, और ये जो हमारा लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर हम जो लिखते हैं वो हमारा क्या है, क्योंकि हम वर्ड ही लिखते हैं, ठीक है, हम एक्टिंग नहीं करते हैं, वहां पर हम क्या रखते हैं, वर्ड लिखते हैं, तो इसी तरीके से कहेंगे कि रिटन कम्युनिकेशन जो हमारा होता है वो वर्बल कम्युनिकेशन की ही एक टाइप है। फिर उसके बाद आप देखेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो यानी हमारे जो फिलोसफर है इस तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर कुछ टॉपिक में यानी नॉन वर्बल में कुछ अलग अलग से टॉपिक बना दी गई हैं और उसका एक स्ट्रक्चर दे दिया गया है, ठीक है। तो हमें क्या है, उसी को पढ़ना है, उसी स्ट्रक्चर के थ्रू हमारा ये सिलेबस है, जिस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम उसी एतबार से पढ़ने की कोशिश करेंगे। कह रहे हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज अ वर्डलेस एंड अनस्ट्रक्चर्ड यूज थ्रू द जेस्चर, तो यानी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर हम वर्ड वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते, हम इशारा किनाया जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स होती हैं। जी, आप में से किसी का माइक अगर खुला हुआ तो आप वो म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कुछ टाइप्स हैं, इसका करेक्ट आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि इसके टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग पीवाईक्यूज करेंगे तो आपको देखने में आएंगे। तो आप देखेंगे पहला क्या होता है, काइनेसिस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है, जेस्चर, ठीक है, यानी हरकत करना। काइनेसिस और जेस्चर और कंसियस बाय बॉडी मूवमेंट लाइक वेविंग, पॉइंटिंग एंड गिविंग अ थम्स अप और डाउन। तो काइनेसिस का मतलब आपको ये याद रखना है कि बॉडी की स्टडी, ठीक है, यानी काइनेसिस बोलते हैं कि जिसके अंदर आप जेस्चर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके अंदर आप इशारा किनाया का इस्तेमाल करेंगे। जैसे क्लासरूम के अंदर है, हम अगर मतलब कम्युनिकेशन करते हैं या बच्चे को पढ़ाते हैं तो वहां पर हम अपनी बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, अपने हाथ से इशारा करते हैं, अपने सर से इशारा करते हैं, ठीक है, थंब भी देते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा काम करता है तो इस तरीके से हम थंब भी देते हैं। अगर हमें ऊपर नीचे करने का कोई ऐसा वो स्टेप आता है तो वहां पर हम अपने हाथ को ऊपर नीचे भी करते हैं। तो काइनेसिस का सिंपल सा मतलब आपको याद रखना है कि जहां पर हम अपने बॉडी मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, यानी जेस्चर का इस्तेमाल करते हैं, इशारा किनाया का इस्तेमाल करते हैं, ये किसके अंदर आएगा, हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर ये आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक का दूसरा नाम है वोकैलिक्स, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। पैरालिंग्विस्टिक को कहा जाता है वोकैलिक्स से। कह रहे हैं कि रिफर टू द एस्पेक्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन दैट अरेंट द वर्ड देमसेल्व्स, योर टोन ऑफ वॉइस, लाउडनेस एंड पिच एंड रेट आर कॉमन एस्पेक्ट ऑफ पैरा लैंग्वेज। तो पैरा लैंग्वेज कह रहे हैं कि ये वर्बल कम्युनिकेशन की ही एक सूरत होती है, लेकिन ये वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता है। पैरा लिंग्विस्टिक का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आपकी कौन सी चीजों की स्टडी की जाती है या आपकी किस चीजों पर फोकस किया जाता है। देखिए, मैं जो चीज बोल रहा हूँ या फिर मेरा जो मटेरियल लिखा हुआ है, इससे इनमें पैरालिंग्विस्टिक में कोई मतलब नहीं होता। पैरालिंग्विस्टिक में ये देखा जाता है मेरा बोलने का अंदाज कैसा है। जैसे बहुत सारे मुकर्रिर को आप लोग देखेंगे, कुछ होंगे जो सीधे सीधे खड़े होकर सारी बात बोलकर चले जाएंगे, कुछ मुकर्रिर होंगे आपके सामने, उनका कहने का अंदाज कितना अच्छा होगा, उनकी टोन कितनी अच्छी होगी, उनकी आवाज का जो उतार चढ़ाव होगा वो कितना अच्छा होगा। तो पैरालिंग्विस्टिक में आपको ये याद रखना है कि पैरालिंग्विस्टिक का दूसरा नाम वोकैलिक्स होता है। इसके अंदर हम कैसे बोल रहे हैं वो हमारी चीजों को जज किया जाता है, यानी हमारी टोन कैसी है। लाउडनेस का मतलब ये होता है कि यानी हमारी आवाज किस तरीके से है, तेज है या कम है, ठीक है। रेट का मतलब ये है कि हमारा जो बोलने का अंदाज है वो स्पीड वाला है या बहुत स्लो स्लो हम बोल रहे हैं। ये सारी चीजें किसमें की जाती हैं, पैरालिंग्विस्टिक के अंदर, और ये हमारी किसके अंदर आती है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। तो यानी पैरालिंग्विस्टिक जो होता है, हम क्या बोल रहे हैं वो नहीं मैटर करता, हम कैसे बोल रहे हैं ये ज्यादा मैटर करता है, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारा आता है प्रॉक्सिमिक्स। कह रहे हैं कि प्रॉक्सिमिक्स रिफरेंस हाउ नियर समथिंग इज ह्यूमन बीइंग टेक पर्सनल स्पेस सीरियसली, दे आल्सो इंटरप्रेट फिजिकल डिस्टेंस इन इंटरेक्शन डिफरेंटली। तो प्रॉक्सिमिक्स का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर डिस्टेंस की स्टडी की जाती है, यानी फिजिकल डिस्टेंस को हम मेंटेन करते हैं। जैसे इस इमेज के अंदर आप देख सकते हैं कि मान लीजिए ये आपका बॉस है या फिर ये भी बॉस है, ये बंदा आपसे बात कर रहा है, तो इसके अंदर ये वाला डिस्टेंस यानी इतना बना हुआ है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं, हम लोग खुद डिस्टेंस बनाकर बैठते हैं। जैसे अगर हमें किसी टीचर से बात करनी होती है तो हम टीचर के पास बिल्कुल सट कर नहीं बैठते हैं, टीचर से कुछ दूरी बनाकर बैठते हैं। तो वो कम्युनिकेशन हमारा जो होगा प्रॉक्सिमिक्स, यानी जहां पर डिस्टेंस हम मेंटेन करते हैं डिफरेंट तरीके से, यानी जो बंदा जिस पावर का होता है, जिस लिहाज का होता है, उसी एतबार से हम अपने डिस्टेंस को मेंटेन करते हैं। तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, प्रॉक्सिमिक्स बोलते हैं। ठीक है। फिर उसी तरीके से हमारा एक आता है हैप्टिक। हैप्टिक का मतलब क्या है, हाथ। हैप्टिक से आप लोग याद कर सकते हैं हाथ, यानी जहां पर ये टच की स्टडी होती है। कम्युनिकेशन बाय टच इज कॉल्ड द हैप्टिक। टच इज अ पावरफुल बिकॉज योर इमोशन ड्राइव इट। तो देखिए यहाँ पर इसको देख लीजिए, मान लीजिए ये इसकी बेटी हो सकती है, ये माँ हो सकती है, तो किस तरीके से यानी इसका हाथ इसके मतलब बच्ची की गाल पे टच है, तो यानी इस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हैप्टिक बोलते हैं। या इसी तरीके से हम किसी से मतलब ये हाथ मिलाते हैं तब भी हमें अपना हाथ टच करना पड़ता है, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हैप्टिक बोलते हैं। हैप्टिक का मतलब हाथ, यानी जहां पर टच की स्टडी की जाती है उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की कैटेगरी में लेंगे। फिर इसी तरीके से हमारा एक आता है इसके अंदर अपीयरेंस। कह रहे हैं कि योर अपेयरेंस इज एन अदर थिंग्स पीपल नोटिस इमीडिएटली, योर हेयर स्टाइल या क्लॉथिंग्स। तो देखिए कम्युनिकेशन के अंदर जो अपेयरेंस होता है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मैटर करता है। जैसे हम ही लोग हैं, मतलब कुछ बच्चे होते हैं जिनका कपड़ा बहुत अच्छा होता है, या फिर बहुत सच संवर के वो क्लासरूम के अंदर आते हैं, या फिर कुछ टीचर होते हैं जिनका मतलब लिबास देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि यानी ये टीचर किस तरीके से हैं। तो हम देखते हैं यानी जो बच्चे अच्छे होते हैं, अच्छा पहनते हैं, तो लोगों का रुझान भी इसकी तरफ होता है। और जो इस तरीके से यानी गंदा कपड़ा पहने रहते हैं, या फिर कोई या उनका हेयर कट जो कुछ भी अपने आप को मेंटेन नहीं रखते, तो उनकी तरफ किसी का रुझान नहीं होता है। जैसे इंटरव्यू वगैरह में आप देखेंगे अक्सर बेशतर लोग किस तरीके से जाते हैं, अपने आप को मेंटेन करके जाएंगे, अच्छा लिबास पहनकर जाएंगे, हेयर कट ये सारी चीजें बिल्कुल सही करके जाते हैं। और अगर इंटरव्यू के अंदर आप इस तरीके से यानी बिल्कुल लफाड़िया तरीके से बिल्कुल चले गए बगैर नहाए धोए या गंदा कपड़ा पहन के, तो आपको वहीं से ही क्या कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। तो यानी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर हमारा अपेयरेंस जो है बहुत ज्यादा मैटर करता है, कि यानी आपका लिबास कैसा है, आपका स्टाइल कैसा है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपेयरेंस में आ सकती हैं। ठीक है। तो ये भी हमारा किसके अंदर आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आएगा। फिर इसी तरीके से हमारा एक होता है क्रोनमिक्स। ठीक है। क्रोनमिक्स का मतलब होता है टाइम की स्टडी, जहां पर हम क्या करते हैं, टाइम को मेंटेन करते हैं। कह रहे हैं कि इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ टाइम इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। टाइम परसेप्शन इंक्लूड द पंक्चुअलिटी, यानी वक्त की पाबंदी, विलिंगनेस टू वेट एंड इंटरेक्शन। द यूज ऑफ टाइम कैन अफेक्ट लाइफ स्टाइल, डेली एजेंडाज, स्पीड ऑफ स्पीच, मोमेंट एंड हाउ लॉन्ग पीपल आर विलिंगनेस टू लिसन। तो देखिए कम्युनिकेशन में कहते हैं कि ये मतलब जो कम्युनिकेशन बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड वे में होता है, टाइम से होता है। जैसे हमारी कोई मीटिंग होती है क्लासरूम के अंदर, तो वो एक टाइम से होती है। ऐसा नहीं कि जब हम चाहे जब बैठकर मीटिंग कर सकते हैं, एक टाइम दी जाती है, उसके लिए पूरा एक स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। जैसे कंपनी के अंदर है, यूनिवर्सिटी के अंदर है, डिपार्टमेंट के अंदर है, कोई भी मीटिंग होती है उसके लिए पहले से टाइम को डिसाइड किया जाता है। तो यानी इस तरीके का जो कम्युनिकेशन होता है, टाइम से शुरू हो और टाइम पर खत्म हो। जैसे 1 घंटे की मीटिंग है, हमने 8 बजे शुरू किया, 9 बजे हमने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो यानी जो टाइम से काम होता है, टाइम से हम लोग अपनी तैयारी करते हैं, टाइम से हम पढ़ते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, यानी उस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्रोनमिक्स बोलते हैं। यानी इसके अंदर टाइम की स्टडी की जाती है। ठीक है। समझ में आ रहा आप लोगों को? जी 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 सर। सर। ठीक है। तो देखिए फिर उसके बाद यहाँ पर एक इमेज है, इसमें देखिए बहुत मतलब बहुत अच्छे तरीके से चीजों को दे दिया गया है। तो आप लोग इस टर्म को जरूर याद करें, क्योंकि टर्म से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। जैसे अपेयरेंस में यहाँ पर दे दिया गया है, देखिए फिजिकल में आउटलुक है, हेयर स्टाइल है, ड्रेस है, यानी अपेयरेंस में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। पैरा लिंग्विस्टिक, जैसे हमने कहा कि पैरा लिंग्विस्टिक में क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो ये नहीं मैटर करता है, आप कैसे बोल रहे हो, यानी आपका बोलने का अंदाज कैसा है, ये ज्यादा मैटर करता है। जैसे एक्सेंट, यानी आपका जो लहजा यानी तलफ्फुज किस तरीके से आप चीजों को अदा कर रहे हैं, आपका वॉल्यूम कैसा है। ठीक है। यानी इन्फ्लेक्शन टोन आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। बॉडी मूवमेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बंदे दूसरे बंदे पर झुके हुए हैं। ठीक है। लीन टूवर्ड्स एंड लीन अवे। ठीक है। यानी एक बंदा दूसरे बंदे पर झुका हुआ, यानी यहाँ पर बॉडी का इस्तेमाल किया जा रहा है, बॉडी को हरकत किया जा रहा है। जेस्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हैंड है, ये हाथ का इशारा, आर्म से यहाँ पर देखिए बाजू का इशारा, इसी तरीके से फिंगर से इशारा किया जा रहा है। तो ये क्या है, जेस्चर है, यानी जिसको हम बोलते हैं इशारा। पोस्चर,
ये पोस्चर भी आता है। पोस्चर का मतलब ये होता है कि यानी एक बंदे का खड़ा होने का मैनर कैसा है, ठीक है। यानी होता है ना कि यानी पोस्चर से ही आप चीजों को समझ जाते हैं कि ये बंदा कितने टेंशन में है। इसमें पोस्चर में हम बंदे की इंटरनली कंडीशन का पता लगा लेते हैं। जैसे अगर वो खड़ा रहता है तब भी आप दूर से समझ जाओगे कि यार लगता है बहुत टेंशन में। अगर वो बैठा रहेगा तब भी आप दूर से ये समझ जाएंगे कि, या फिर उसके पास रहेंगे, उसके हरकतों सकनात से या चेहरे से आप समझ जाएंगे कि ये क्या है, इसका इंटरनली या इसका जो कंडीशन है, ये बंदा बिल्कुल टेंशन में लगता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पोस्चर। यानी यहाँ पर देखिए बंदे हैं, तो इससे हम समझ जाते हैं ये क्या है, कैसे हैं। इसी तरीके से फेशियल एक्सप्रेशन, यानी आपके चेहरे का जो एक्सप्रेशन होता है किस तरीके से होगा, कि आप देखिए भूखे होते हैं तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप गुस्से में होते हैं तो आपके चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा होता है, अगर खुशी में होते हैं तो आपका चेहरे का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है। तो ये भी हमारा किस में आएगा, ये सारी की सारी चीजें अपेरेंस के अंदर आएंगी। तो यानी ये भी हमारे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होगा। इसी तरीके से हमारा आई कॉन्टेक्ट। तो देखिए आई कांटेक्ट बहुत तरीके से होता है, ठीक है। एक तो घुर्रा कर कोई देखता है इस तरीके से, ठीक है, या फिर एक खुशी वाली आंख होती है, मतलब इस तरीके से कोई हंस कर बोलता है, मुस्कुरा कर बोलता है। तो यहाँ पर देखिए आंसू निकलता है, खुशी के आंसू होते हैं, गमी के आंसू होते हैं। आईब्रो किसी का बिल्कुल उठ जाता है, या फिर किसी का बिल्कुल एकदम ये मिड लेवल का रहता है, यानी पता चल जाता है बंदे के चेहरे से देखकर, ठीक है। गैस का मतलब क्या होता है कि यानी वो घुर्रा कर देखना, ठीक है। तो ये वही यानी आई कांटेक्ट। তারপরে পালো করছি করছি হয়ে হ্যাঁ পাবলাছি পালো খেয়েছি जी कौन है भाई? ছেড়ে দিয়ে পাঠাবো আমি জানি না মানে ভাই ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारा आता है हैप्टिक, जिसको हम बोलते हैं टच की हिस्ट्री, ठीक है। तो हैप्टिक में आप देखिए किसी को हक करते हैं या फिर आप कुछ भी करते हैं, ठीक है, हाथ को होल्ड करते हैं, इस तरीके से जो हमारा आ जाए, यानी यहाँ पर टचिंग वाला मामला चलता है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैप्टिक बोलते हैं। प्रोक्सिमिक्स, जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस की स्टडी, ठीक है, यानी आप किसी से डिस्टेंस मेंटेन करके जो बात करते हो, दूरी बना के बात करते हो, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोक्सिमिक्स वो बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इन दो बंदे की मतलब दूरी है इस तरीके से। क्रोनोमिक्स जो होती है टाइम एंड कल्चर कंटेस्ट, यानी टाइम की स्टडी होती है, जहां पर टाइम से हम काम को शुरू करते हैं, टाइम से ही हम काम को खत्म करते हैं, हमारी मीटिंग होती है, और भी बहुत दीगर सारी चीजें होती है क्रोनोमिक्स में। जो टाइम, बस आपको ये याद रखना, मेन लफ्ज याद रखना, क्रोनोमिक्स यानी टाइम की स्टडी। आर्टिफैक्ट, ठीक है, आर्टिफैक्ट को भी हम किस में लेते हैं, अपीयरेंस के अंदर लेंगे, ठीक है। आर्टिफैक्ट का मतलब भी अपीयरेंस ही होता है। जैसे यहाँ पर देखिए ज्वेलरी एरिया है, टैटू अगर किसी ने बनवा रखा है, एसोसिएशन में यानी आपके जो कपड़े हैं, लाइफ स्टाइल, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी की सारी आपकी किस में आएंगी, आर्टिफैक्ट के अंदर आएंगी। यहाँ पर इन्वायरमेंट दिया हुआ है, तो इन्वायरमेंट में ये इस तरीके से देखिए मीटिंग का एक सिंबल बना हुआ है, यहाँ पर प्रोजेक्टर लगा हुआ है, लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो यानी इस तरीके से इन्वायरमेंट वाले लोकेशन पर अगर कोई बातचीत हो रही है, जैसे ऑफिस हो गया, कॉफी शॉप है, और इसी तरीके से हाउस में बैठकर आप कुछ इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो ये भी हमारा कहाँ जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जाएगा। लेकिन वर्बल जो होता है, जहां पर सिर्फ आप वर्ड का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, ऑरली जो आप जुबान से बोलते हो, लेकिन उसके अलावा जितने भी कम्युनिकेशन आएंगे, मतलब आपके अपेरेंस में है, हाथों इशारा किनाया, हाथ का इस्तेमाल करते हैं, बॉडी को घुमाते हैं, सर को घुमाते हैं, कुछ भी करके आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो सारा का सारा आपका किस में चला जाएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चला जाएगा। वर्बल को आप पकड़ लीजिए कि जहां पर वर्ड का हम इस्तेमाल करेंगे, जुबान से बोलेंगे, उसके अलावा जिस तरीके से भी हम कम्युनिकेशन करते हैं, बोल के, मैसेज करके, इमोजी भेज के, कुछ भी करके, वो सारे के सारे हमारे कहाँ जाते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो वर्बल एंड नॉन वर्बल, इसका कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। सर ये जैसे कि जैसे कोई टीचिंग कर रहा है कोई तो उसमें मतलब हाथ वाथ का इशारा इशारा भी कर रहा है, तो वो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होगा वो? दोनों दोनों होगा, दोनों होगा। वही तो कह रहा हूँ कि टीचिंग सबसे अच्छी मानी जाएगी जिसके अंदर आप दोनों का इस्तेमाल करते हो। अगर आप सिर्फ वर्बली टीचिंग करते हो तो आपकी टीचिंग किसी काम की नहीं है। ठीक है सर, थैंक्स। इसी वजह से आज के इस दौर में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को वर्बल से कहीं ज्यादा अच्छा शुमार किया जाता है, ठीक है। जैसे हमें अगर हाँ भी कहना रहता है, हम मुंह नहीं बोलते हैं, ऐसे ही सर हिला देते हैं, हाँ कह देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ भी इशारा करके हम काम कर लेते हैं, तो हमारा नॉन वर्बल ही में जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कम्युनिकेशन के जो एलिमेंट है, यानी कम्युनिकेशन के प्रोसेस, यानी किस तरीके से कम्युनिकेशन होता है, उसका जुज क्या क्या है, क्योंकि हमें इससे भी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी पहले क्या आएगा फिर बाद में क्या आएगा, इस तरीके से। देखिए अगर सिंपली अब देखें कि ये अभी मैंने आपसे कितना कम्युनिकेशन किया, कितनी चीजें मैंने आपको बोली, आपने मेरी बातों को समझ लिया, ठीक है, यानी मैं सेंडर हुआ, आप रिसीवर हुआ। लेकिन इसमें क्या है कि जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट, कम्युनिकेशन के जो जुज बनाए गए हैं, उसमें एक तरतीब बना दी गई है कि पहले सेंडर होगा, सेंडर के पास एक मैसेज होगा, वो मैसेज इनकोड करेगा आपको किसी चैनल के जरिए, फिर रिसीवर का बाद में नंबर आएगा। तो उसी प्रोसेस को हम जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर सिंपली देखा जाए तो कम्युनिकेशन तो ये हो ही गया जो अभी मैंने आपसे किया, लेकिन अब इसका जो प्रोसेस बनाया गया है, क्योंकि इसी प्रोसेस से क्वेश्चन आते हैं, इसके जो जुज बनाए गए हैं, तो उसको तो हम उसके रूल को तोड़ नहीं सकते, उसको हमें जानना जरूरी है।
कह रहे हैं कि इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन एटलीस्ट 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड, सेंडर एंड रिसीवर। यानी कम्युनिकेशन करने के लिए 2 बंदे का होना जरूरी है, एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन बीइंग व्हेन अ सेंडर विशेस टू कन्वे सम आइडिया, फैक्ट, इंफॉर्मेशन और ओपिनियन टू द रिसीवर। तो कह रहे हैं कि मतलब कम्युनिकेशन का जो प्रोसेस है उसमें अगर एक सेंडर चाहता है, उसकी ये विश है कि वो कुछ कन्वे करे, कुछ आइडिया, कुछ फैक्ट, कुछ इंफॉर्मेशन, या उसके पास कोई राय है रिसीवर तक अगर वो कुछ भेजना चाहता है, the idea is conceived by the sender and is put such term and be convey, he decided the channel of communication and convey the idea। तो यानी उस आइडिया को कौन उठाएगा, सेंडर ही उठाएगा और वही डिसाइड करेगा कम्युनिकेशन का चैनल की, यानी उसे किस तरीके से अपनी आइडियाज को, अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने फैक्ट को रिसीवर तक पहुंचाना है। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहे हैं कि द आइडिया इज रिसीव्ड बाय द रिसीवर एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द आइडिया एक्शन इज टेकन अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन रिसीव फ्रॉम द सोर्स। तो यानी जब देखिए, जब सेंडर क्या करेगा, आइडियाज को भेज देगा, तो रिसीवर क्या करेगा, रिसीवर रिसीव करेगा उसकी आइडिया को। ठीक है, फिर आइडिया को रिसीव करने के बाद वो अंडरस्टैंड करेगा, अंडरस्टैंड करने के बाद सेंडर के मैसेज के अकॉर्डिंग, यानी उसका जो मैसेज है वो किस लेवल का था या किस तरीके का उसका कंटेंट था, किस तरीके से उसकी आइडियाज थी, ये सारी चीजें रिसीवर अंडरस्टैंड करने के बाद उस पर क्या करेगा, एक्शन लेगा। और जो एक्शन लेगा वही उसका एक्शन क्या होता है, फीडबैक होता है। यानी जब रिसीवर ने फीडबैक दे दिया तो जान लीजिए कि हमारा कम्युनिकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया। अब जैसे यही मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूं, तो आप लोग हमें क्या देते हो, समझने के बाद ही फीडबैक देते हो कि सर समझ में आ गया या हमें समझ में नहीं आया, या फिर आपको कोई डाउट होता है आप पूछते हो। यानी अगर आप कुछ भी ना बताओ, कुछ भी हमें ना बोलो कि हमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी आप चुपचाप बैठे रहो, तो सेंडर तो यही समझेगा या फिर जो टीचर होगा वो यही समझेगा कि लगता है मेरा कम्युनिकेशन जो है वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यानी फीडबैक जब भी मिल जाता है तो आप जान लीजिए वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। फिर हम एलिमेंट पे आते हैं, यानी हमारा जो सबसे पहला एलिमेंट है कम्युनिकेशन करने के लिए, आपके पास क्या होना चाहिए, यानी एक सेंडर होगा। ठीक है, सेंडर मान लीजिए अभी मैं आपको ये मैसेज दे रहा हूं, मैं क्या हूं, मैं सेंडर हूं। कह रहे हैं कि द पर्सन हु कन्वे हिज थॉट, मैसेज और आइडियाज टू रिसीवर इज नोन एज अ सेंडर। यानी सेंडर वही होता है जिसके पास एक मैसेज होगा या कोई आइडियाज होगी जो मतलब रिसीवर तक देना चाहेगा या रिसीवर को पहुंचाना जाएगा, उसको हम सेंडर के नाम से जानते हैं। ही इज एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम एंड रिप्रेजेंट द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए यही एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन होगा, यानी सेंडर होगा, और सेंडर के पास क्या होता है, एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है, यानी एक मैसेज होता है। ठीक है, देखिए इसी सोर्स को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाना जाता है और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सोर्स को आप इवेंट भी बोलते हो, क्योंकि इवेंट के जरिए आपका क्वेश्चन यूजीसी पहुंच चुका है। ठीक है, सोर्स को आप सब्जेक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, सोर्स को आप कंटेक्स्ट भी बोल सकते हो। इसी तरीके से सोर्स को आप मैसेज भी बोलोगे, क्योंकि ये मैंने यहाँ पर इन 4 लफ्जों को इस वजह से लिखा है क्योंकि इन लफ्जों से क्वेश्चन बन चुके हैं। तो यानी देखिए सेंडर होगा, सेंडर के पास तो कुछ ऐसी चीज होगी ना जो आपको भेजना चाहेगा, और वो भेजने वाली चीज क्या होगी, वो मैसेज होगा। मैसेज चाहे वो कोई इवेंट के ताल्लुक से होगा, सब्जेक्ट को कुछ भी सब्जेक्ट होगा वो उसका मैसेज ही में शुमार किया जाएगा। कंटेक्स्ट यानी किस चीज की वजह से या किस चीज के जरिए या किस वजह तस्मिया की वजह से वो आपसे बात करना चाहता है, वो आपको मैसेज शेयर करना चाहता है। ठीक है, तो यानी आपको बस ये समझना है कि पहला एलिमेंट क्या है, सेंडर है। सेंडर के पास एक मैसेज होगा, उसी मैसेज को हम सोर्स के नाम से जानते हैं, इवेंट के नाम से, सब्जेक्ट के नाम से, कंटेक्स्ट के नाम से जानते हैं। जो क्या करेगा सेंडर, उसी मैसेज को इनकोड करके भेजना चाहेगा। तो सेकंड पे दिया है मैसेज, यानी सेंडर पहले आएगा और सेंडर के पास एक सोर्स होगा, और वो सोर्स क्या होता है, यानी ये मैसेज होता है। The subject matter of communication is termed as a message. It includes the ideas, feeling, suggestion, order which is a sender want to convey to the receiver. तो यानी सेंडर के पास एक मैसेज होगा, एक सोर्स होगा जिसको वो कन्वे करना चाहेगा, और वो मैसेज किसमें हो सकता है, चाहे हो सकता है कि सेंडर की कोई फीलिंग हो, सेंडर का कुछ आइडिया हो, या कोई सजेशन वो देना चाहता हो, कुछ भी करना चाहता हो, वो एक मैसेज है जिसको वो कन्वे करना चाहता है। ठीक है, और वो कन्वे किसमें करेगा, इनकोड करके करेगा। ठीक है, यानी इनकोडिंग करेगा। तो यानी पहले आपका क्या आएगा, सेंडर, फिर उसके बाद सेंडर का जो मैसेज होगा उस मैसेज को वो इनकोड करेगा। अब ये इनकोड क्या होता है, तो देखिए एग्जांपल के तौर पर आप समझ लीजिए कि मान लीजिए कि मैं एक सेंडर हूं, मेरे पास जो मैसेज है वो मैं किसी को अंग्रेजी में वो मैसेज देना चाहता हूं। ना मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी है स्पीकिंग में, ना मेरी अरबिक बहुत अच्छी है स्पीकिंग में, तो मैं मतलब ऑन द स्पॉट अपने मतलब मैसेज को सामने वाले को डिलीवर नहीं कर सकता। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अपने जहन में एक खाका तैयार करूंगा, यानी पहले मैसेज को इनकोड करूंगा, एक खाका तैयार करूंगा, मुझे पहले कौन सा बोलना है, फिर कौन सा लफ्ज बोलना है, फिर कैसे बोलना है, किस तरतीब से बोलना है, ये सारी की सारी चीजें जब हम इंटरनली अपने जहन में करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको अरबी ही में कोई मैसेज लिखना है, व्हाट्सएप पे लिखना है, तो आप उसका व्हाट्सएप पे कैसे
कैसे लिखेंगे, व्हाट्सएप पे एक खाका बनाएंगे, यानी व्हाट्सएप पे पहले टाइप करेंगे सोच समझकर, तब आप उसको भेजेंगे, यानी वो जो आप टाइपिंग कर रहे हैं, वो खाका बना रहे हैं, वही आपकी क्या है, इनकोडिंग है। आप अपने मैसेज को सिर्फ लिखने के जरिए नहीं भेज सकते हैं, आप साइन सिंबल का इशारा करके भी मैसेज को दे सकते हैं, आप अपने मैसेज को ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके भी मैसेज को दे सकते हैं। तो यानी उस मैसेज को जो आप कन्वे करेंगे अपने इंटरनल सेंस में, जो मतलब सोचेंगे समझेंगे, यानी किस तरीके से मुझे मैसेज भेजना है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनकोडिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं आपको ये जो बोल रहा हूं ना, यानी मेरे लिप पे जो लफ्ज या वर्ड जो आ रहे हैं, यही मेरी इनकोडिंग है। ठीक है, और मेरा मुंह जो है, यानी माउथ जो है, वो मेरा क्या है, एक चैनल है। लेकिन अगर आप मैसेज व्हाट्सएप के जरिए भेजना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप आपका क्या हो जाएगा, एक चैनल हो जाएगा। अगर आप फेसबुक के जरिए मैसेज को डिलीवर करना चाह रहे हैं या भेजना चाह रहे हैं, तो फेसबुक क्या हो जाएगा, आपका एक चैनल हो जाएगा, और फेसबुक पे जो आप लिख रहे हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, इनकोडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इनकोडिंग वही कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मैसेज इनटू कम्युनिकेशन सिंबल व्हिच मे बी अंडरस्टूड बाय रिसीवर, इट इंक्लूड वर्ड, पिक्चर, जेस्चर, सिंबल एक्सेट्रा। यानी आप जो इनकोड कर रहे हैं, वो आप वर्ड में भी इनकोड कर सकते हैं, किसी पिक्चर के जरिए भी आप इनकोड कर सकते हैं, जेस्चर, सिंबल, कुछ भी करके आप अपने मैसेज को इनकोड करके सामने वाले को भेज सकते हैं, अगर वो उस लेवल का है, यानी समझने के लायक है वो। इनकोडिंग ट्रांसलेट द इंटरनल थॉट, यहाँ पर दिया ना इंटरनल थॉट, यानी ये बंदे की क्या होती है, इंटरनल सोच होती है, जो वो अंदर ही अंदर जहन में समझता रहता है, यानी किस तरीके से मुझे मैसेज को डिलीवर करना है, ऑफ द सेंडर इनटू अ लैंग्वेज व्हिच कैन बी अंडरस्टैंडेबल। यानी वही है कि इनकोडिंग वही है कि जो हम इंटरनल थॉट के बेस पर मैसेज को समझते हैं, किस तरीके से मुझे भेजना है, ताकि जो रिसीवर है वो अंडरस्टैंडेबल के, वो समझने के काबिल हो सके। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया आप लोगों को, सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, 3 स्टेप। जी सर, ठीक है, जी क्लियर उसके बाद फिर उसके बाद हमारा आता है मीडिया। तो देखिए, अब हमने मैसेज को इनकोड कर लिया, लेकिन अब हमें मैसेज को भेजना भी तो है, कि यानी हम मैसेज को भेजेंगे कैसे। तो मैसेज को भेजने के लिए हम टेलीफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हम कॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हम व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, और अभी जो मैं मुंह से बोल रहा हूँ, यानी मेरा जो निकल रहा है, ये मेरा क्या मीडिया है, और आप लोग सुन रहे हो, अपने मुंह से बोल रहे हो, वो आपका मीडिया है। ठीक है, तो मीडिया कह रहे हैं द पाथ, चैनल और मीडियम थ्रू विच इनकोड मैसेज इज ट्रांसमिटेड टू द रिसीवर नोन एज अ मीडिया, इट कैन थ्रू टेलीफोन, व्हाट्सएप एंड अदर मीडिया डिवाइस। तो बस वही है कि जिसके जरिए हमारा मैसेज ट्रैवल होकर सामने वाले के पास पहुंचेगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, मीडिया बोलेंगे। फिर उसके बाद हमारा 5th स्टेप पे जो आता है, वो रिसीवर आता है। रिसीवर कौन है, द पर्सन हु रिसीव द मैसेज ऑफ सेंडर इज नोन एज अ रिसीवर। तो रिसीवर वही होगा जो मीडिया से मैसेज को रिसीव करेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यानी सेंडर ने जो मैसेज भेजा है मीडिया के थ्रू, उस मैसेज को रिसीवर लेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिसीवर कहते हैं। ठीक है, तो रिसीवर तो अब लेगा, फिर रिसीवर तो उसको समझेगा, तो यानी जो समझने का प्रोसेस होता है रिसीवर के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिकोड बोलते हैं। यानी हमने मैसेज को इनकोड करके भेजा, अब मेरी इनकोडिंग की डिकोडिंग भी तो होनी चाहिए, यानी उसको कोई खोले, उसको समझे, उस इमेज को समझे, जो मैंने लफ्ज लिखा है उसको समझे कि मैंने क्या लिख के भेजा है। तो रिसीवर तो मैसेज ले लेगा, जैसे व्हाट्सएप पे हमारे पास मैसेज आता है, मैसेज तो हम देख लेते हैं, लेकिन फिर उसको पढ़ के हम समझते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकोडिंग बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग इनकोडेड मैसेज इनटू अ इफेक्टिव लैंग्वेज, कह रहे हैं कि प्रोसेस है, यानी जो मैसेज इनकोड करके आया हुआ, उसको हम ट्रांसलेट करते हैं एक इफेक्टिव लैंग्वेज में, यानी उसको हम समझते हैं, डिकोड करते हैं, which can be understood by the receiver is known as a decoding. In this the encoded symbol of sender are converted. तो वही है, कहते हैं कि इनकोडर ने जो मतलब जो मैसेज को कन्वर्ट करके दिया, चाहे सिंबल के फॉर्म में दिया है, चाहे वो ग्राफिक्स के फॉर्म में दिया, चाहे वर्ड के फॉर्म में दिया, उसको हम क्या करते हैं, अपने वर्डों में, अपने जहन में डिकोड करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यानी इस समझने के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डिकोडिंग बोलेंगे। फिर उसके बाद हमारा आता है फीडबैक। ठीक है, यानी जिस कम्युनिकेशन पर या फिर जिस मैसेज पे आपको फीडबैक मिल जाता है सामने वाले से, तो आप जान लीजिए कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, यानी आपका कम्युनिकेशन ठीक है, सामने वाले को समझ में आ गया। रिसीवर ने मेरा मैसेज लिया, फिर रिसीवर डिकोड किया, यानी समझा। अब क्या समझा है, अब वो मुझे फीडबैक देगा, वो क्या समझा है मैसेज के जरिए, अब वो मुझे फीडबैक देगा। मान लीजिए मैंने कुछ मैसेज गलत बोल दिया या फिर कुछ ऐसा कर दिया, तो रिसीवर अपने समझ के मुताबिक वो मुझे फिर से बताएगा कि आपका मैसेज ऐसे, या आपने बहुत अच्छा मैसेज डिलीवर किया, या फिर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कुछ इस तरीके से रिसीवर हमें क्या करेगा, वो मैसेज देगा। और वो जो मैसेज हमें रिसीवर देगा, उसी मैसेज को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक इन ऑर्डर टू कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन का प्रोसेस जो है वो यहीं पर कंप्लीट हो जाता है अगर आपको फीडबैक मिल गया। फीडबैक इज एसेंशियल, फीडबैक हर काम के लिए जरूरी होता है, यानी आप कोई भी काम करो, आपको फीडबैक मतलब चाहिए, क्योंकि तभी ना आपको पता चलेगा कि आप किस लेवल के हैं, आप कैसा कर रहे हैं। The process of reversal of communication in which receiver express his reaction to sender of message is known as a feedback. तो यानी वही कह रहे हैं कि जिसमें फीडबैक में क्या होता है कि जो रिसीवर होता है वो अपना रिएक्शन देता है, यानी क्या वो समझा, क्या नहीं समझा, सेंडर ने जो मैसेज भेजा, उसी मैसेज पर वो अपना रिएक्शन डिलीवर करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फीडबैक
फीडबैक बोलते हैं। फीडबैक इंश्योर द रिसीवर हैज रिसीव एंड अंडरस्टूड द मैसेज। तो फीडबैक जब हमें मिल जाएगा तभी हम समझेंगे कि लगता है मेरे मैसेज को रिसीवर ने समझ लिया। अगर फीडबैक नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं सेंडर के अंदर ये खामी रहती है, लगता है कि मेरा मैसेज नहीं समझा गया है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लोग बोलते हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि हाँ आपने समझ लिया, तो आपका ये फीडबैक है मेरे लिए। अगर आप नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं समझ में आया, तो सेंडर कुछ नहीं समझ पाएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ सामने वाले को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यानी ये प्रोसेस आपको याद रखना है। पहले सेंडर है, ठीक है, सेंडर के पास एक सोर्स होगा, उसी सोर्स को हम मैसेज बोलते हैं, इवेंट बोलते हैं, कोड भी बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम सब्जेक्ट भी बोलते हैं। फिर उस मैसेज को क्या करेगा, सेंडर इनकोड करेगा, और इनकोड करके फिर वो चैनल के जरिए आपको भेजेगा। फिर आएगा आपका रिसीवर, रिसीवर उसको लेकर डिकोड करेगा, डिकोड करने के बाद क्या करेगा, रिसीवर आपको फीडबैक देगा। तो ये कम्युनिकेशन के प्रोसेस हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को एकदम, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। जी सर, समझ में आ गई, एकदम क्लियर। जी समझ में आ गया। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन है, अब आप लोग बताइए उसी कम्युनिकेशन सर के प्रोसेस से ही डिकोडिंग तो बताइए जी सर, डिकोडिंग को फिर बताइए। डिकोडिंग वही होती है जो आप मैसेज को लेकर समझते हो। डिकोडिंग का मतलब क्या है, अंडरस्टैंड करना। अंडरस्टैंड करने के बाद जो आप बता देते हो कि हाँ मैंने अंडरस्टैंड कर लिया, उसको फीडबैक बोलेंगे। डिकोड का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, बस, और कुछ भी नहीं। डिकोडिंग सर वही समझने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं ना सर? हाँ हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब रिसीव करने के बाद आप समझोगे ना, डिकोड करोगे, तो वही समझने के प्रोसेस को ही आप अंडरस्टैंडिंग बोलोगे। बस ये लफ्ज़ आपको याद रखना है जी। चलिए ठीक है, तो कह रहे हैं कि व्हेन कम्युनिकेशन फॉर एजुकेशनल पर्पस टेक प्लेस द सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट। कह रहे हैं जब कम्युनिकेशन किसी एजुकेशन पर्पस के लिए होता है तो उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, यानी कम्युनिकेशन के एलिमेंट का जो सीक्वेंस है वो किस लेवल का होगा। अब देखिए वहां पर हमने 7-8 प्रोसेस पढ़ा, लेकिन यहाँ पर काट के आपको सिंपल सा प्रोसेस दिया गया है। सोर्स है, इनकोड है, डिकोड है, फीडबैक है, तो इसका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सोर्स हमारे पास, ठीक है, यानी सोर्स को हमने बोला कि सोर्स से पहले सेंडर होगा, सेंडर के पास एक सोर्स होता है, यानी सोर्स को ही हम मैसेज बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इवेंट भी बोलते हैं। यानी जो अभी हमने ऊपर लिख दिया है ये 3-4 टर्म, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में इसी तरीके से घूम फिर के आती रहेगी, तो आपको जहन में रखना जरूरी है। तो सोर्स है, सोर्स को पहले इनकोड किया जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पर बीच में उन्होंने रिसीवर को हज़फ कर दिया, यानी फिर उसके बाद हमारा मैसेज क्या होगा, डिकोड होगा। फिर उसके बाद हमें क्या मिलेगा, फीडबैक मिलेगा। तो आप देखेंगे बिल्कुल बितरतीब ये क्वेश्चन है, A B C एंड D, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कि इन कम्युनिकेशन प्रोसेस व्हेन सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज देयर रोल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग द मैसेज इट इज कॉल्ड। कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जब सेंडर एंड रिसीवर इंटरचेंज करते हैं अपने रोल को, ठीक है, इंटरचेंज करने का मतलब क्या, और वो जो उनका रोल इंटरचेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, इन द रिस्पेक्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज। ठीक है, यानी मैसेज को सेंडिंग एंड रिसीविंग करने के रिस्पेक्ट में उनका रोल जो हो रहा है, इंटरचेंज हो रहा है, यानी सेंडर जो है वो रिसीवर बन रहा है, रिसीवर जो है वो सेंडर बन रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल मॉडल, ट्रांजैक्शनल मॉडल, या सिंगुलर फ्लो मॉडल, या प्लेरिस्टिक मॉडल। सर ट्रांजैक्शनल मॉडल। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है ट्रांजैक्शन मॉडल का मतलब ये होता है कि जहां पर ट्रांजैक्शन चलती है, यानी मैंने आपको कोई बात बोला तो आप, मतलब मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ तो आप भी मुझे बोल रहे हो, मैं आपको कोई बात बोल रहा हूँ, आप समझ के उसका फौरन रिप्लाई कर रहे हो, फिर आप मुझसे कुछ पूछ रहे हो, फिर मैं आपको फौरन क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया आपका सेंडर, ठीक है, यानी मैं हो गया सेंडर, मैं आपको कोई बात बोला, आप लोग हो रिसीवर, ठीक है, तो आप बात को रिसीव कर रहे हो, समझ रहे हो, तो फौरन आप लोग क्या कर रहे हो, फीडबैक दे रहे हो। तो ये जो फीडबैक होगा ना, यही आप क्या करोगे, ये जो फीडबैक आपके यहाँ से आएगा, यानी आपके या सेंडर बनेगा, आप सेंडर होकर ही फिर मुझे फीडबैक दोगे, फिर मैं क्या करूंगा, इसको रिसीव करूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको भेजूंगा, फिर आप मुझे भेजोगे। इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। तो यानी वो वही कह रहे हैं कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस में जब सेंडिंग एंड रिसीविंग के रिस्पेक्ट में रोल इंटरचेंज होता है, यानी सेंडर जो है कभी वो रिसीवर बन जाता है, या रिसीवर जो है कभी वो सेंडर बन जाता है, इस तरीके से। तो उस मतलब मॉडल को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजैक्शनल मॉडल। तो देखिए हमारे जो कम्युनिकेशन के अंदर 3 तरीके से जो मॉडल आते हैं, एक हमारा होता है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो एक जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन में दिया गया एक यूनिवर्सल मॉडल दिया गया, ये कोई ऐसा मॉडल होता नहीं कम्युनिकेशन का, ठीक है, ये हमारा एक मॉडल होता है ट्रांजैक्शनल मॉडल। फिर उसके बाद हमारा एक होता है सिंगुलर फ्लो मॉडल, पोलरिस्टिक मॉडल, ये भी कोई मॉडल नहीं होता, बस ये ऑप्शन में बनाकर डाल दिया गया है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे यूनिवर्सल मॉडल। यूनिवर्सल का मतलब क्या होता है? सेम, यानी पब्लिसिटी जो सबके लिए सेम हो। तो इसके अंदर क्या आता है कि यानी जो हमारे कम्युनिकेशन का प्रोसेस होता है, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक, उसी को हमें फॉलो करके चलना चाहिए और इसी पर हमें अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को इंप्रूव करना चाहिए। कह रहे हैं कि इट कंसिस्ट ऑफ 5 कंपोनेंट, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। ऑल दीज कंपोनेंट हेल्प टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन स्किल। तो यूनिवर्सल मॉडल यानी है हमारा कोई अलग तरीके का कुछ ऐसा मॉडल नहीं होता है। यूनिवर्सल का मतलब जो सबके लिए सेम हो, जो कम्युनिकेशन यानी हर एक बंदे को यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए कम्युनिकेट करने के लिए, ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन की स्किल को क्या कर सके, इसी के बेस पर इंप्रूव कर सके। फिर उसके बाद हमारा जो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये हमारा क्या है? ट्रांजैक्शनल मॉडल। ट्रांजैक्शनल मॉडल होता क्या, कह रहे हैं इज द एक्सचेंज ऑफ मैसेज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर वेयर ईच टेक टर्न टू सेंड एंड रिसीव मैसेज। Here both sender and receiver are known as a communicator or their role reverse each time in the communication process। रिवर्स का मतलब क्या है कि यानी यहाँ पर देखिए एक ट्रांसडक्टर ये है, दूसरा ट्रांसडक्टर ये है। यानी एक बंदा अगर ये मैसेज भेज रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ये एक इनकोड करके मैसेज भेज रहा है तो ये डिकोड हो रहा है, फिर यहाँ पर से ये इनकोड करके मैसेज भेज रहा है, फिर यहाँ से ये क्या हो रहा है, मामला डिकोड हो रहा है। तो यानी इसमें क्या है कि सेंडर क्या बनेगा, रिसीवर बन जाता है, रिसीवर क्या बनता है, सेंडर बन जाता है। यानी दोनों का रोल एक जैसा हो जाता है। मैं कोई बात कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही, फिर फौरन आप कोई बात कह रहे हो मुझे समझ में आ रही, फिर मैं आपको कोई बात कह रहा हूँ आपको समझ में आ रही, फिर आप कोई बात कह रहे हो मुझे समझ में आ रही है। तो यानी इसका मतलब क्या, ट्रांजैक्शन जहां पर दोनों के दरमियान ट्रांजैक्शन चल रही है, यानी मामला सेम वे में जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस एज बोथ प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग अकर्स एट द सेम टाइम। तो यहाँ पर जो सेंडिंग एंड रिसीविंग होती है वो सेम टाइम पर होती है, और ये कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांजैक्शनल मॉडल को सबसे अच्छा शुमार किया गया है, ठीक है। तो यानी यहाँ पर जो होती है फीडबैक उसी वक्त होती है, फीडबैक डिले नहीं होती है। क्योंकि अगर रिसीवर सेंडर बन गया तो इसका मतलब ये है कि लगता है रिसीवर को बात समझ में आ रही है, ठीक है, तभी ना वो फीडबैक दे रहा है लगातार। मैं कुछ बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है, आप कुछ बोल रहे हो मुझे समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, मुझे समझ में आ गया, वही तो हमारा फीडबैक है। तो इसमें जो होती है फीडबैक उसी वक्त होती है, फीडबैक इसके अंदर डिले नहीं होती है। इसका जो मेन रोल है वो यही है कि ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन जो है, इसमें उसी वक्त क्या होती है, फीडबैक हमें मिल जाती है, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? जी सर। ठीक है। फिर देखिए हमारा एक होता है सिंगुलर फ्लो मॉडल। कहते हैं इट इज आल्सो नोन एज अ लीनियर और ट्रांसमिशन मॉडल, ठीक है। तो लीनियर और ट्रांसमिशन ये दोनों का माना एक है, यानी ये जो कम्युनिकेशन होता है ये हमारा वन वे होता है, ठीक है। इट इज अ वन वे ट्रांसमिशन ऑफ मैसेज, देयर इज अ नो फीडबैक, ठीक है। तो ये इस कम्युनिकेशन को हम किस तरीके से ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लासरूम के अंदर मतलब कोई ऐसा टीचर है जो सिर्फ आता है लेक्चर देके चला जाता है। जैसे बहुत सारे टीचर थोड़ा खड़ूस टाइप के होते हैं, तो बच्चे उनके क्लास में नहीं बोलते हैं, ठीक है। वो टीचर का काम क्या है, आएंगे पढ़ा कर चले जाएंगे, लेक्चर देकर चले जाएंगे। तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे, वो वन वे बोलेंगे, क्योंकि उसके अंदर कोई इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा, कोई ट्रांजैक्शन नहीं चल रही है कि बच्चे और स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे में इन्वॉल्व हुए। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे लीनियर होता है या ट्रांसमिशन, दोनों का माना एक है, दोनों की टर्म एक है, ठीक है। लीनियर का मतलब भी होता है वन वे और ट्रांसमिशन का मतलब भी होता है वन वे, ठीक है। यानी ऐसे कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं जो सिर्फ वन वे होता है, जिसके अंदर कोई फीडबैक नहीं होती है। तो जाहिर सी बात है जब कम्युनिकेशन हमारा वन वे होगा तो उसके अंदर फीडबैक कौन देगा उसको, मतलब फीडबैक जब बच्चे उसमें इनरोल नहीं हो रहे हैं, बच्चे कैसे फीडबैक दे सकते हैं। तो यानी सिंगुलर फ्लो मॉडल उसको बोलते हैं, यानी जो हमारा लीनियर मॉडल होता है इसी को हम ट्रांसमिशन मॉडल भी बोलते हैं। ये हमारा वन वे होता है, इसके अंदर फीडबैक नहीं होती। ट्रांजैक्शन क्या होता है, ये टू वे होता है, जहां पर सेंडर एंड रिसीवर एक टाइम पर एक्टिवली इंगेज होते हैं, ठीक है। और इसके अंदर उसी वक्त फीडबैक वहां पे मिल जाती है, लेकिन सिंगुलर फ्लो मॉडल के अंदर फीडबैक नहीं मिलती है, क्योंकि ये हमारा वन वे होता है, ठीक है। समझ में आ गया जी। हाँ। सर इसको इसको यूनिवर्सल मॉडल को बता देंगे। यूनिवर्सल मॉडल मैंने कहा ये कोई मॉडल नहीं वहां पर बना के दे दिया गया, ये सेम होता है। यूनिवर्सल का मतलब सबके लिए सेम, पब्लिक, जैसे हर कोई बंदा सबके लिए यही रूल फॉलो होना चाहिए। तो वो यही कह रहे हैं कि यानी जो कम्युनिकेशन करने के हमारे कंपोनेंट जो जुज बनाए गए हैं, सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर, फीडबैक, जो स्टेप अभी हमने ऊपर पढ़ा है, उसी स्टेप को फॉलो करके हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। ये कोई मॉडल है नहीं ट्रांजैक्शनल मॉडल, जो ये हकीकत में एक मॉडल है, ठीक है। ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 3।
कह रहे हैं कि व्हेन कम्युनिकेशन इनहेंस द इंटरेक्शन ऑफ लर्नर, कहते हैं कि जब कम्युनिकेशन लर्नर के इंटरेक्शन को बढ़ाएगा तो उस कम्युनिकेशन को मतलब हम किस कैटेगरी में लेकर जाएंगे, ठीक है। फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, आर्टिस्ट या ट्रांसिएंट। फिजियोलॉजिकल यानी उस चीज को बोलते हैं जो जो हमारी बॉडी के अंदर से मतलब बॉडी के इंटरनल सेंस से ताल्लुक रखता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, या फिर हमें फीवर हो गया है, ठीक है, तो उसमें क्या है कि बदन का जो हिस्सा है, अंगड़ाई हम लेते हैं बिल्कुल टूटने लगती है, बुखार है, या फिर हमारी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, तो ये हमारा क्या, ये फिजियोलॉजिकल यानी जो हमें जिस्म के अंदर से जो तकलीफ हमें होती है, इनर इवेल्युएशन जो हमें होता है, जैसे अगर हमें भूख लगी है, फीलिंग है, या फिर इस तरीके से कुछ ऐसी चीज होती है ना, सर में जो दर्द होता है, तो वो हमें अंदर से होता है, ठीक है। और साइकोलॉजिकल हम उसको बोलते हैं जो हमारे दिमाग से चीजें रिलेट करती है, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल का सिर्फ कंसेप्ट किसमें आएगा, दिमाग के अंदर आएगा, जो सारी की सारी चीजें आपके दिमाग से रिलेट करती हैं। आर्टिस्ट हम किसको बोलते हैं, सनातकारी को, यानी जो ये आर्ट वगैरह की जो डिजाइन करते हैं। ट्रांसिएंट ऐसे कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो जल्द गुजर जाने वाला हो, यानी सरासर आप इसमें क्या करते हैं, चीजें भूल जाते हैं। तो जब कम्युनिकेशन लर्नर के इंटरेक्शन को बढ़ाएगा, यानी जहां पर लर्नर इंटरएक्ट करते हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम क्या बोलेंगे। इजी सा क्वेश्चन। ए सर, साइकोलॉजिकल ए सर। या बी? नहीं, देखिए साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है। अगर साइकोलॉजिकल का मतलब क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये साइको है, एक साइको का डॉक्टर है, तो इसका मतलब क्या है कि यानी जो हमारी चीजें दिमाग से रिलेट कर, अगर लर्नर का इंटरेक्शन किसी चीज में बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो एक्टिवली इंगेज हो रहे हैं दिमाग के जरिए, ठीक है। अगर फिजियोलॉजिकल होता, अगर उनके सर में दर्द या फिर कुछ ऐसी चीज है जो हमारे जिस्म के अंदर से रिलेट करती है, उनके अंदर तकलीफ है, तो वो कम्युनिकेशन कभी भी नहीं बढ़ पाएगा, ठीक है। अभी आपको बुखार होता है या फिर आपका सर वगैरह दर्द करता है, तो आप लोग पढ़ने मतलब कोई क्लास तक नहीं आता, तो कम्युनिकेशन दूर की बात है, ठीक है। तो साइकोलॉजिकल ही ये होगा जो लर्नर के इंटरेक्शन को बढ़ाएगा। अगर लर्नर इंटरएक्ट कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उनकी जो जहन की एक्टिविटी है वो उसके अंदर इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा साइकोलॉजिकल होगा। और अगर ट्रांसिएंट जो लोग कह रहे थे, तो अगर इसमें क्या है कि ये जल्द गुजर जाने यानी सरसरी तौर पे जो होता है, इसमें जैसे लर्नर जो होते हैं बातों को भूल जाते हैं, तो इसमें इंटरेक्शन फिर हो ही नहीं पाएगा ना, मतलब अगर चीजें भूल जाएंगे तो फिर आप कैसे बात करेंगे, किस तरीके से आप डिबेट करेंगे, इस तरीके से जो होगा। तो यानी यहाँ पर जो इसका ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 4, कह रहे हैं कि इफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन, कह रहे हैं कि रिटन कम्युनिकेशन की जो अच्छाई होती है वो किस बेस पे होनी चाहिए। मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं, वो आपका क्या है, रिटन कम्युनिकेशन है, तो आप डॉक्यूमेंट लिखने में किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इफिकेसी यानी काबिलियत, कुव्वत, रिटन कम्युनिकेशन की जो अच्छाई होती है, एक अच्छा कम्युनिकेशन या एक रिटन अच्छा कम्युनिकेशन किस बेस पे शुमार किया जाना चाहिए। कह रहे हैं कि जो आप लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका कोई प्रेजेंटेशन ही वो है, क्या एक लेंथी प्रेजेंटेशन होना चाहिए, बिल्कुल लॉन्ग वे में होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, क्या जिस सेंटेंस का आप स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, जो फेल फाइल जो भी आप इस तरीके से लिख रहे हैं, क्या वो बिल्कुल पेचीदा तरीके से होना चाहिए ताकि किसी को समझ में ना आए। सी में आपको ये कहा जा रहा है कि एडिटिंग आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद वहां पर एडिट करने का एक तरीके से ऑप्शन हो कि आप ऐसी ऐसी तहरीर करें ताकि आप उसको एडिट कर सके, बाद में उसको सही कर सकते हैं। डी में आपको ये कहा गया ब्रीविटी इन सेंटेंस, यानी आप ऐसा सेंटेंस लिखे जिसके अंदर क्या हो, इख्तिसार हो, मुख्तसर वाला सेंटेंस हो, ठीक है, ताकि एक समरी टाइप वाला सेंटेंस हो ये। ई में आपको ये कहा जा रहा है कि यूज ऑफ स्ट्रॉन्ग वर्ड, क्या आप स्ट्रॉन्ग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऐसे स्ट्रॉन्ग वर्ड, ऐसे मजबूत वर्ड का इस्तेमाल कर दें किसी को पल्ले ही ना पड़े कि आप कौन सा वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल करें या इसका माना क्या होगा, या डिक्शनरी ही में ये लफ्ज मिले ही ना आपको। यफ में आपको ये कहा जा रहा है कि इफेक्टिव यूज ऑफ वर्ड, क्या आप इफेक्टिव वर्ड का इस्तेमाल करेंगे जो सबके लिए मुअस्सिर हो। क्या लगता है आप लोगों को। देखिए यहाँ पर सर, आप सी। नेगेटिविटी को डिलीट ऑप्शन नंबर करेंगे, सी। पॉजिटिव को लाएं जी। सी सी। सी ऑप्शन सर। सी डी एम बिल्कुल सी सही सर। बताया आप लोगों ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर जो है वो सी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है। जी सर, समझ में ठीक है। तो देखिए हमारे कम्युनिकेशन के कुछ 7 C's होते हैं, यानी 7 C's का मतलब क्या है कि वो सारी की सारी जो टर्म होती है वो 7 C से शुरू होती हैं, ठीक है, जो कि एक रिटन कम्युनिकेशन करने के लिए या एक स्पोकन कम्युनिकेशन करने के लिए इसको माना जाता है, ये इसको शुमार किया गया। और इससे अगर आप लोग PYQs देखेंगे 2018 के, 2019 के, 2015-16 के, तो 7 C's से क्वेश्चन आए हुए हैं। और वो इसकी खुसूसियत के साथ क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, वो इस तरीके से सिर्फ मैच द कॉलम में 7 C's कुछ बीच में डाले गए हैं और बीच में कुछ और इस तरीके से वर्ड बना कर डाल दिए गए, इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसको जानना जरूरी है। यानी कि इफिकेसी ऑफ रिटन कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन 7 C's ऑफ इफेक्टिव रिटन एंड स्पोकन कम्युनिकेशन, यानी ये जो 7 C's हमारा कम्युनिकेशन होता है इसको हम स्पोकन एंड रिटन दोनों तरीके से ले सकते हैं।
तो पहला हमारा क्या है, क्लियर। क्लियर में क्या है, फर्स्टली इट इज इम्पोर्टेंट टू बी क्लियर अबाउट द पर्पस ऑफ मैसेज यू आर डिलीवरिंग। ये कह रहे हैं कि जो मैसेज आप डिलीवर कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारी चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। जैसे मैं आपको जो मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, अगर मैं आपको कुछ बोलते हुए जा रहा हूँ लेकिन मुझे भी वो चीज क्लियर नहीं है, तो सामने वाला क्या समझेगा। होता है ना कि टीचर जिस चीज से बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं होता, तो वो स्टूडेंट को भी बहुत अच्छे तरीके से सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ठीक है। यानी स्टूडेंट के अंदर भी वो खामियां रही जाती है, टीचर के अंदर वो खामियां रहेंगी। कह रहे हैं कि द रिसिप्टेंट शुड मेड बी अवेयर व्हाई दे रिसीविंग मैसेज और व्हाट ट्राई टू ये, ठीक है, व्हाट यू आर ट्राई टू अचीव बाई डिलीवरिंग इट। तो इसमें क्लियर में ये कह रहे हैं कि आप जो मैसेज डिलीवर कर रहे हो, आपका जो पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ताकि जो रिसीवर है, रिसीवर भी ये समझे कि यानी मैं मतलब रिसीवर को भी समझ में आना चाहिए कि मैं कि इसका मैसेज सुन रहा हूँ, ठीक है, यानी उसको भी ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि ताकि आप भी अपने आप को ये ट्राई करो कि मैं अगर मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं लोगों से क्या अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यानी मैं अगर ये मैसेज आपको डिलीवर कर रहा हूँ तो इसका क्या पर्पस हो सकता है, ठीक है। यानी लोग मेरे इस मैसेज से किस चीज की अचीवमेंट ले सकते हैं, और रिसीवर भी समझेगा कि भाई अगर मैसेज क्लियर है तो रिसीवर को भी समझ में आ जाएगा कि मुझे किस तरीके से तैयारी करना है, क्या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है कि क्लियर, यानी हम कोई भी मैसेज लिखते हैं या फिर हम कोई भी मैसेज डिलीवर करते हैं, उसका पर्पस जो है, उसकी टॉपिक जो है वो क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको ये बताया जा रहा है करेक्ट। करेक्ट का मतलब क्या, इट इज द इसेंशियल दैट बोथ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड द लैंग्वेज एंड ग्रामर यू यूज आर द करेक्ट। तो करेक्ट में आपको ये कह रहे हैं कि इसमें जो आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो बिल्कुल आपकी हकीकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कोई झूठ वाली इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि आपका जो सेंटेंस है वो लैंग्वेज एंड ग्रामर की एरर से बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। यानी आप गलत लफ्ज का या गलत स्ट्रक्चर का इस्तेमाल ना करें, चाहे किसी मतलब किसी चीज को बोलने में या किसी चीज को लिखने में। फिर कह रहे हैं कि इफ योर ऑडियंस स्पॉट एरर इन आइदर दे विल बी डिस्ट्रैक्ट एंड योर क्रेडिबिलिटी विल बी ग्रेटली रिड्यूस, दिस विल रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन। कह रहे हैं कि अगर आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो या फिर आपका जो स्ट्रक्चर है बोलने का या लिखने का आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो ग्रामर वगैरह का, तो आपके कम्युनिकेशन जो आपके ऑडियंस होंगे वो क्या करेंगे, आपके अंदर एक तरीके से वो करेंगे, वो बोलते हैं ना स्पॉट करेंगे, यानी आपके अंदर खराबियां निकालेंगे, कहेंगे। तो इससे क्या है कि आपको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं मिलेगी, तो आपके कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्ट कभी भी नहीं होगा। आपकी जो इफेक्टिवनेस है कम्युनिकेशन की वो वहीं से क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, यानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका क्या है कंप्लीट। कंप्लीट का माना क्या है कि व्हेन क्रिएटिंग अ मैसेज इट इज इंपॉर्टेंट टू गिव द रिसिप्टेंट ऑल इंफॉर्मेशन दे नीड टू फॉलो योर लाइन ऑफ रीजनिंग एंड टू रीच द सेम कंक्लूजन यू हैव। कंप्लीट का मतलब क्या है कि अगर आप कोई भी मैसेज किसी को देना चाहते हो या फिर आप कुछ भी लिख रहे हो, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो शुरू से आखिर तक बिल्कुल कंप्लीट होनी चाहिए, ताकि जो बंदा आपको फॉलो कर रहा है वो आपकी इंफॉर्मेशन को पकड़ के वो अपने कंक्लूजन तक पहुंच जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, आपके 2 पेपर होते हैं, तो मैं आपको कोई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको सेकंड पेपर के ताल्लुक से भर भर के इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, लेकिन फर्स्ट पेपर के ताल्लुक से नहीं बता रहा हूं। तो इसका क्या मतलब है कि ये मेरी इंफॉर्मेशन यूजीसी नेट के ताल्लुक से ये कंप्लीट नहीं है। तो आप लोग भी अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो आप लोग कभी भी अपने कंक्लूजन पर या अपने रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, यानी किस तरीके से मुझे दोनों पेपर का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ठीक है। तो बस क्लियर होना चाहिए। करेक्ट का मतलब क्या है कि इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, ग्रामर से बिल्कुल जो ग्रामेटिकली एरर से बिल्कुल सही होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन आप लिखो या किसी को दो, शुरू से आखिर तक वो कंप्लीट वे में होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपका है कंक्रीट। कंक्रीट का मतलब क्या है, व्हेन शेपिंग योर कम्युनिकेशन यू मस्ट इंश्योर दैट यू आर स्पेसिफिक एंड दैट द लॉजिक एंड मैसेज दैट यू आर यूजिंग फिट टुगेदर बिल्ड ऑन ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर। तो कंक्रीट का मतलब क्या है कि इसका मतलब होता है रियल। रियल का मतलब क्या होता है कि यानी आप किसी को कम्युनिकेशन आप अगर कर रहे हो, शेप कर रहे हो, अपने मुंह से कम्युनिकेट निकाल रहे हो, तो इसका क्या मतलब है कि आप अपने आप को इस स्पेसिफिक वे में ले जाकर खड़े करो कि यानी अगर आप कोई मैसेज किसी को दे रहे हो, ठीक है, और कोई लॉजिक भी उसके साथ बता रहे हो, तो वो दोनों एक दूसरे पर फिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं मैसेज आपको यूजीसी नेट के ताल्लुक से बता रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ, और मैं जो लॉजिक उसके ताल्लुक से बता रहा हूँ कि आप इस तरीके से क्वेश्चन करिए या फिर इस तरीके से आप पढ़िए, वो कहीं ना कहीं मेडिकल के स्टूडेंट के लिए वो सारी चीजें फिट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यानी यहाँ पर मेरा बैलेंस बराबर नहीं है। तो सिंपल सा फंडा है कि यानी कंक्रीट में ये है कि आप जिस चीज के ताल्लुक से बात कर रहे हैं हो और जिस चीज के ताल्लुक से एग्जाम्पल दे रहे हो, वो दोनों एक दूसरे पर, यानी मैसेज के ताल्लुक से आपकी लॉजिक, आपकी एग्जाम्पल क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ बिल्कुल फिट होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर है ना, बिल्ड ऑन ईच अदर एंड सपोर्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे के साथ जो बिल्ड रहे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा होता है कंसाइज।
कंसाइज का मतलब क्या होता है? टू द पॉइंट, यानी हम कोई भी बात बोलें वो हमारी टू द पॉइंट होनी चाहिए। यानी कि व्हेन कम्युनिकेशन मैसेज ऑफ दिस नेचर इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टेट द पॉइंट एंड कीप योर मैसेज शॉर्ट एंड सिंपल। डोंट यूज 10 वर्ड इफ यू कैन 5, इफ कैन यूज 5 वर्ड, डोंट रिपीट योर मैसेज। तो कंसाइज का मतलब ये है कि अगर हम कोई मैसेज लिख रहे हैं या फिर हम कोई मैसेज बोल रहे हैं, अगर हम उसको 2 वर्डों में कह सकते हैं या 5 वर्डों में उस बात को हम कह सकते हैं, तो हमें 10 वर्ड का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें अपने मैसेज को बहुत ज्यादा ब्रॉडली फैलाना नहीं चाहिए, बार बार उसी मैसेज को हमें नहीं रिपीट करना चाहिए। तो कंसाइज का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी मैसेज हो या हम लिखें या बोले, वो हमारा क्या होना चाहिए? टू द पॉइंट होना चाहिए, यानी डायरेक्ट हम पॉइंट। जैसे बहुत सारे लोग वो लिखते हैं ना, न्यूज वगैरह में आप देखेंगे या फिर कहीं पर प्रोग्राम वगैरह होता है, उसकी एक्टिविटी के बारे में लिखते हैं। आप अगर चाहेंगे उस प्रोग्राम की एक्टिविटी को 2 लफ्जों में बता सकते हैं या 2 लाइन में बता सकते हैं, लेकिन पूरा पूरा सफा लोग भर देते हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, उसी को कंसाइज बोलते हैं, यानी टू द पॉइंट होनी चाहिए। फिर इसी तरीके से हमारा है कार्टस। कार्टस का मतलब क्या होता है? खुश अखलाक, ठीक है, यानी फ्रेंडली। आपका जो भी मैसेज हो, आपका कहने का जो भी तरीका हो, बिल्कुल आप फ्रेंडली वे में अपनी बात को सामने वाले के सामने क्या करें? डिलीवर करें। यानी कि यू कैन इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ योर कम्युनिकेशन बाय बीइंग पोलाइट, यानी बहुत ज्यादा मुहज्जब बन के, खुश अखलाक बन के, एंड शोइंग योर ऑडियंस दैट योर रिस्पेक्टेड। यानी अगर आप अपने मैसेज को इस तरीके से सामने वाले के सामने डिलीवर कर रहे हैं, बिल्कुल हंसमुख होकर, एक अच्छे तरीके से, खुश अखलाक के तरीके से, तो सामने वाले को यही लगेगा कि आप उनकी क्या कर रहे हो? रिस्पेक्ट कर रहे हो, यानी बहुत अच्छे तरीके से उनको बता रहे हो। योर मैसेज शुड बी फ्रेंडली, यानी आपका जो भी मैसेज होना चाहिए बिल्कुल फ्रेंडली वे में होना चाहिए, बहुत खर्राटे वाला, गुस्से वाला, कुछ इस तरीके से आपका मैसेज नहीं होना चाहिए, ठीक है? फिर जो हमारी लास्ट स्टेज है, कंसीडर और कोहेरेंट, ठीक है? कह रहे हैं कि द लास्ट ऑफ द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन इज कंसीडर और कोहेरेंट। इफ योर कम्युनिकेशन आर नॉट कोहेरेंट दे विल नॉट बी इफेक्टिव। To help make sure your communication are considered and coherent, you should have a logical flow, ठीक है? And your style, tone and language should be consistent throughout। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, यानी ऊपर से तो आप सारी चीजें पढ़ते हुए आ रहे हो कि आपका ग्रामर से सही होना चाहिए, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट होनी चाहिए। तो इन सारे मजमूए को जमा कर दिया गया है कोहेरेंट के अंदर। अब यहाँ पर क्या है कि यानी आप अगर कोई मैसेज डिलीवर कर रहे हो, बोल रहे हो, तो आपका जो लॉजिकल फ्लो हो, या आपका जो बोलने का स्टाइल है, आपकी जो लैंग्वेज है, जो टोन इस्तेमाल कर रहे हो, यानी किस तरीके से आप मतलब बहुत ज्यादा स्पीड में बोल रहे हो या फास्टली बोल रहे हो, किस तरीके से आप बोल रहे हो, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? कंसिस्टेंट वे में होने चाहिए, यानी एक दूसरे से बिल्कुल मुत्तसिल होने चाहिए। लिहाजा आप लोग देखेंगे जैसे तकरीर वगैरह जो करने वाले होते हैं, वो शुरू ही से बिल्कुल तेज आवाज उनकी नहीं हो जाती है। वो शुरू पहले मुकद्दमा बांधते हैं, तमहीद बांधते हैं, फिर उसके बाद उनकी आवाज का उतार चढ़ाव होता है, ठीक है? फिर उसके बाद वहां पर किस तरीके से उन्हें हाथ का इशारा करना है, किस तरीके से उन्हें स्टाइल मारनी होती है, किस तरीके से वो एक तरीके से अपना फ्लो बांधते हैं तकरीर करते हुए। तो यानी वो सारी बात यहाँ पर आ जा रही है हमारी कंसीडर या कोहेरेंट के अंदर, जो हमारी सारी चीजों को यहाँ पर क्या बैलेंस को बिल्कुल बराबर लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि हम चुकर रहे हैं, बहुत तेज बोल रहे हैं, लेकिन हमारा जो सिंपल है या फिर हम हाथ का जो इशारा कर रहे हैं वो कुछ और, किसी और निशान की तरफ निशानदेही कर रहा है, उससे लोग कुछ और समझ रहे हैं, ठीक है? तो यानी बात यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं। तो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है, इसकी टर्म आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, इसकी एक एक पॉइंट मालूम होनी चाहिए। यानी कार्टस का मतलब क्या है, जैसे कम्युनिकेशन फ्रेंडली होना चाहिए। कोहेरेंट का मतलब क्या है, यानी हमारा जो कम्युनिकेशन बिल्कुल कंसिस्टेंट वे में होना चाहिए, हर एक चीज इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है? कंसाइज का मतलब क्या है कि टू द पॉइंट हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए। कंक्रीट का मतलब क्या है कि हम जो मैसेज दे रहे हैं और जो एग्जांपल दे रहे हैं वो दोनों एक दूसरे से फिट होनी चाहिए। कंप्लीट का मतलब क्या है कि हमारा मैसेज बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए, इसके अंदर कोई खामियां नहीं होनी चाहिए। करेक्ट का मतलब क्या है कि जो भी हम चीज लिख रहे हैं वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो, लैंग्वेज एंड ग्रामर से बिल्कुल सही होनी चाहिए। क्लियर का मतलब क्या है कि जो भी हम आइडियाज दे रहे हैं, किसी को देना चाहते हैं, पहले हमें खुद अपने अंदर क्लियरनेस लानी चाहिए, तभी हम सामने वाले को क्या करते हैं, वो आइडियाज और जो भी चीजें हम बताना चाहेंगे वो उसके लिए क्लियर होंगी, ठीक है? तो समझ में आ गया आप लोगों को 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन? जी सर। जी सर। ठीक है, तो इसकी टर्म को आप लोग अपने जहन में रखें, ठीक है, जरूर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, टाइम हुई, ठीक। देखिए, फिर उसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक अ स्टूडेंट अ गुड लिसनर इन क्लासरूम। के फॉलोइंग में से ये कौन सी चीज है जो एक स्टूडेंट को मतलब एक अच्छा लिसनर बनाएगी क्लासरूम के अंदर, ठीक है? तो ए में आपको कह रहे हैं कि क्या वो स्टूडेंट मतलब जिसके अंदर मतलब एबिलिटी टू डिफ्लेक्ट द अटेंशन, क्या वो तवज्जो को डिफ्लेक्ट करने के काबिल हो, मतलब जो उसकी अटेंशन है पढ़ने की या सुनने की कुछ भी, वो उसको मोड़ने की या हटाने के काबिल हो,
वो इस तरीके का स्टूडेंट अच्छा शुमार किया जाएगा। बी का मतलब क्या है, कंसंट्रेशन, या वो कोई भी चीज सुनता है या पढ़ता है बिल्कुल फोकस के साथ पढ़ता है, ये स्टूडेंट होना चाहिए। सी में आपको ये बताया जा रहा है डिजायर टू अंडरस्टैंड, यानी उसके अंदर समझने की ख्वाहिश हो, ठीक है, यानी ये स्टूडेंट आपका अच्छा शुमार किया जाएगा। डी में आपको ये बताया जा रहा है इमोशनल आउटब्रस्ट, या ऐसा स्टूडेंट जो हमेशा इमोशन का एक तरीके से धारा बहा रहा हो, ठीक है, यानी एक तरीके से उसके अंदर से हमेशा इमोशन का तूफान बह रहा हो, ठीक है, क्या ये ऐसा स्टूडेंट अच्छा शुमार किया जाएगा। ए में कह रहे हैं कि ह्यूमैनिटी टू नो, यानी जानने की उसके अंदर आजिजी, इनकिसारी या ताबेदारी होनी चाहिए, यानी अगर कोई कुछ बता रहा है तो वो उसको फॉलो करे जानने के लिए, सीखने के लिए। यफ में आपको ये कहा जा रहा है इग्नोर द अदर साइड, या फिर वो क्या करे, दूसरे साइड से चीजों को इग्नोर मारता जाए। तो इसमें से कौन सा स्टूडेंट वो गुड लिसनर बन सकता है। डी सर। D बी सी ई। हाँ ठीक, बिल्कुल E सही। for- क्योंकि देखिए ऐसे Option क्वेश्चन A। ऐसे क्वेश्चन जो होता है बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। क्योंकि देखिए ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव वर्ड जो आते हैं तो हम समझ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमसे गुड लिसनर पूछा गया, अगर मतलब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मतलब अगर कोई बंदा अटेंशन से सुन रहा हो, कुछ कोई भी बात हो, टीचर बोल रहा है कुछ भी, अगर वो उसके अटेंशन को डिफ्लेक्ट कर रहे या कुछ भी ऐसा करे, उसके अंदर वो चीजें होनी चाहिए, तो वो स्टूडेंट तो कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। तोड़ मोड़ कर दे उसके अटेंशन को, कहीं क्लासरूम से बाहर उसको मतलब घुमाए उसकी दुनिया में इस तरीके से, तो ये कभी भी अच्छा नहीं माना जाएगा। हाँ, वो फोकस मार के सुनता है, फोकस से बिल्कुल एकदम मुतमईन होकर चीजों को सुनता है, समझता है, अंडरस्टैंड करने की उसके अंदर वो सलाहियत है, वो भी सही है। और अगर जो बंदा बहुत ज्यादा इमोशनल होगा तो वो हमेशा उसके मुंह से आप रोने धोने की बात सुनेंगे, ये वो ऐसी बात, इमोशनली तो यही सारी चीजें होती हैं जो ड्रामे वगैरह में दिखाई जाती है। तो अगर वो हमेशा इमोशनली ही रहता तो कहीं ना कहीं उसका जो मेंटल है वो सही नहीं है, क्योंकि इमोशन वगैरह की जो चीज होती है ना वो हमारे माइंड से रिलेट करती है, ठीक है। तो ये भी स्टूडेंट अच्छा नहीं शुमार किया जाएगा। तो हाँ ये है, ये सही है कि ह्यूमैनिटी टू नो, तो उसके अंदर जानने की ताबेदारी, इनके सारी आजिजी होनी चाहिए, ये सही है कि यानी अगर कोई उसको कुछ बता रहा है कि आप यहाँ से सुन सकते हो या पढ़ सकते हो, आपको फायदा होगा, वो उसको फॉलो करेगा, तो ये बिल्कुल सही है, पॉजिटिव वे में ये बात हो रही है। और ये कह रहे हैं इग्नोर करने, अगर वो इग्नोर कर रहे हैं तो कैसे एक अच्छा लिसनर बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही आंसर है। चलिए आगे चले। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि द डोमेन मीडिया अपील एड्रेस द इश्यूज रिलेटेड, कहते हैं मीडिया का जो अमल है या मीडिया का जो डोमेन है वो किस इश्यूज से रिलेटेड चीजों को एड्रेस करता है। नॉलेज, लर्निंग, लीगैलिटी, इमोशन, यानी मीडिया पर अब ज्यादा किस चीज को मतलब क्या चीज आपको मिलती है, नॉलेज मिलती है, लर्निंग मिलती है, लीगैलिटी या फिर इमोशन। नॉलेज सर। knowledge सी शायद लीगैलिटी। जी तो इमोशन। देखिए जी देखिए यहाँ पर जो है हम ये जो क्वेश्चन हमारा एनटीए की जानिब से दिया गया है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, ठीक है। तो इसके अंदर ना हम बहस करेंगे ना आपको बहस करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन ऑफिशियली दिया गया है हम ये पीवाईक्यूज कर रहे हैं तो हम उसी के तर्ज पे चलेंगे जो वहां का आंसर दिया गया है, ठीक है। तो वो हम ये भी मान सकते हैं, हम हमें इससे कोई एतराज नहीं है कि मीडिया के जरिए हमें नॉलेज भी मिलती है, हम लर्निंग भी करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो इमोशन ज्यादा होता है। कैसे होता है, जैसे टेलीविजन पे हम लोग टीवी वो देखते हैं, मूवीज देखते हैं, सीरियल देखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमारे पास न्यूज आती रहती है, यहाँ मार धाड़ हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उससे हम एक तरीके से इमोशनली तौर पर हमें वो नॉलेज मिलती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक तरीके से थोड़ा घुमाया हुआ क्वेश्चन है, बहरहाल इसका जो आंसर माना गया वो इमोशन माना गया है, ठीक है। तो इसी को आप लोगों को ध्यान में रखना। लीगैलिटी मतलब सर क्या होता लीगैलिटी मतलब लीगल, कानूनी चीज। है? अच्छा ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं सिंक्रोनस कम्युनिकेशन टेक प्लेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है कौन सी फॉलोइंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम सिंक्रोनस कम्युनिकेशन कर सकते हैं। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जो सेम टाइम पर हो, यानी जो लाइव चले, जैसे अभी हमारे जो कम्युनिकेशन हो रहा है ये लाइव चल रहा है, ठीक है, यानी ये सेम टाइम पे चल रहा है, रिसीवर एंड सेंडर दोनों एक्टिवली पार्टिसिपेट हो रहे हैं। A होगा A option sir हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि देखिए वीडियो चैट, अगर हम वीडियो से किसी से बात करते हैं, ठीक है, सामने वाले का फेस होता है, सेंडर का, रिसीवर का जो भी होता है फेस होता है, कुछ भी होती है, तो यानी सेम टाइम पे। वर्चुअल क्लासरूम, अभी ये जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा वर्चुअल क्लासरूम है। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर हम किसी से बात करते हैं, व्हाट्सएप कॉन्फ्रेंस करते हैं या फिर और मतलब कोई भी कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब क्या है कि यानी जहां पर हम सेम टाइम पे बात कर रहे हैं, सामने वाला बोल रहा है,
हम भी बोल रहे हैं, वो भी बोल रहा है, तो यानी ये हमारी क्या सेम टाइम पर सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, यानी उस कम्युनिकेशन को बोलते हैं जो सेम टाइम पर हो, यानी जहां पर आपको उसी वक्त बातों का जवाब मिल जाए। ठीक है, जैसे अभी ये जो हमारा कम्युनिकेशन चल रहा है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये हमारा वर्चुअल क्लासरूम है, यानी मैं आपको बोल रहा हूँ, आप भी मुझसे पूछ रहे हो, आप भी बोल रहे हो। ठीक है, तो यानी मुझे जवाब मिल जा रहा है। विकी विकी हमारा क्या होता है, एक तरीके की, ये विकिपीडिया का हम कह सकते हैं, एक तरीके की ओल्ड जनरेशन है, एक वेबसाइट है। इलेक्ट्रॉनिक ईमेल, मेल जो होता है ये हमारा असिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है, जो सेम टाइम पर नहीं आता। ईमेल अगर आप भेजते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको उसी वक्त तो ईमेल का जवाब मिल जाता, हो सकता है वो बंदा आपको 2 दिन बाद देखकर ईमेल का रिप्लाई करे। ठीक है, तो यानी ये दोनों जो हमारे आएंगे वो हमारे असिंक्रोनस कम्युनिकेशन के अंदर आएंगे, और ये 3 जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी ए बी एंड सी, ये हमारा क्या है, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पर देखिए दोनों की डिफिनेशन लिखी हुई है, आप इनका मतलब फर्क जो है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये सिंपल सी चीज है लेकिन इससे क्वेश्चन बनते रहते हैं। यहाँ पर यस है तो उससे आप रिलेट कर लीजिए कि यस जो है यानी जो सेम टाइम पर होता है, लाइव होता है, स्ट्रीमिंग जिसमें चलती है। कह रहे हैं कि आर शेड्यूल्ड रियल टाइम इंटरेक्शन बाय फोन, वीडियो या आर इन पर्सन, मतलब जिसके अंदर एक शेड्यूल वगैरह बना होता है जहां पर आप रियल टाइम क्या करते हैं, सामने वाले से पार्टिसिपेट करते हैं, बात करते हैं। असिंक्रोनस कम्युनिकेशन हमारा वो कम्युनिकेशन होता है जो सेम टाइम पर नहीं होता, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग क्या करते हो, चीजों को करते हो, मैसेज करते हो, बात करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो। बस ये है कि जो सेम टाइम पर नहीं होता वो असिंक्रोनस होता है, जो सेम टाइम पर होगा वो हमारा क्या होगा, सिंक्रोनस कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड कर देते हैं। ठीक है सर। ठीक है, चलिए क्लास आप लोगों को समझ में आ रही है चीजें? जी सर। जी सर। चलिए फिर ठीक है, तो कल इंशाल्लाह यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है।